ओके, अब हमारा 1 मिनट का समय हो गया। सबसे पहले आप सबों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह। इन्होंने बीएचएमएस किया है। सर का मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। इन्होंने बीएचएमएस किया है। ये इनका होम्योपैथी में 10 साल का अनुभव है। पिछले 8 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह अध्यापन कर रहे हैं। सर का सर डॉक्टर देवेंद्र सिंह सर, आपका आईएफपीएच मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। थैंक यू एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। कनाडा में अब मॉर्निंग टाइम है और शायद इंडिया में शाम के 7 बज गए हैं। तो नया साल, नया दिन है और एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे कि जो हमारा टॉपिक है, प्रमोटिंग होम्योपैथी। इस प्रमोशन के पीछे बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट, एक अच्छे होम्योपैथ बनाना। दूसरा, जो बेसिक कंसेप्ट है होम्योपैथी की, जिससे जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम लोग लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशन से दूर जा रहे हैं होम्योपैथी से। उनको निरंतर जानना और उनको प्रैक्टिस करना, ये सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि अगर आपको बेसिक रूल्स पता है, मटीरिया मेडिका इज अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आपको बेसिक रूल पता है, आपको पता है कि मैनेजमेंट कैसे करना है किसी भी केस का, तो रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार आप एक केस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज मैनेजमेंट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द क्योर। फर्स्ट मैनेजमेंट, आफ्टर दैट हमें उसकी रेमेडी की तरफ बढ़ना है। बिकॉज हमें रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता चाहिए। इन रूल एंड रेगुलेशन के अलावा हमारे पास मेडिसिन्स हैं और वेल प्रूव्ड मेडिसिन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमने उस बेसिक लेवल तक उन दवाइयों को पढ़ा है जो डॉक्टर हैनमन ने प्रूविंग की, जितनी बुक्स की, जितनी मेडिसिन की। उसके बाद डॉक्टर हेरिंग का वर्क है, डॉक्टर जार का वर्क है, डॉक्टर स्वान का वर्क है, डॉक्टर डिसड्रेन का वर्क है। हमारी जो एक्चुअल होम्योपैथी है वो प्रूविंग है। अगर हमने प्रूविंग्स को नहीं पढ़ा है, उनकी बेसिक नॉलेज हमारे पास नहीं है, तो डॉक्टर हैनमन के अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, नॉलेज ऑफ द फिजिशियन में हम लैक में हैं। हमारे पास नॉलेज उस लेवल की नहीं है कि हम केसेस को मैनेज कर सके। और नॉलेज ऑफ द फिजिशियन में हर एक चीज इंक्लूडेड है। इसी के साथ एक न्यू कंसेप्ट जो डॉक्टर हैनमन के टाइम से शुरू हुई, उसके बारे में डॉक्टर हैनमन ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में भी बताया। बट क्योंकि डॉक्टर हैनमन पूरी तरीके से प्रूविंग पर निर्भर थे, इसलिए इस न्यू कंसेप्ट की प्रूविंग उस लेवल की ना होने की वजह से उन्होंने इसको अपने होम्योपैथी में इंक्लूड नहीं किया और ना ही इसको प्रिस्क्राइब किया। बट धीरे 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 जैसे जैसे इस कॉन्सेप्ट पर इंफॉर्मेशन बढ़ी, प्रूविंग बढ़ी, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया होम्योपैथी में। दिस इज नो सोर्स। नो सोर्स की कंसेप्ट
क्योंकि इसके बारे में ना तो बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया है और ना ही इसके बारे में बहुत कम लोग हैं जो इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। नो शॉट की कंसेप्ट आज का जो हमारा टॉपिक है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक हमें चाहिए नो शॉट को प्रिस्क्राइब करने के लिए, हमारा डिस्कशन उस पे है आज। तो अगर हम नो शॉट्स की बात करें, सो दिस इज ए ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है और इस ग्रीक वर्ड का मतलब है डिजीज। एनी मेडिसिन, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾವಣ್ಯ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ anything ನಾಳೆ which ಬರಗಾಲ is derived from disease product, any medicine, anything which is derived from disease product, that is called no shot. इसकी दो ब्रांचेस हैं। फर्स्ट नो शॉट है जो डिजीज प्रोडक्ट से बनती है, दूसरी है सार्कोड्स जो हेल्दी टिश्यू से बनाई जाती है। So traditionally, no shorts are made from pathological material derived from vegetables, animals, or human sources. तीनों से मिलकर तीनों जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनमें से नो शॉट्स को बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, if we talk about cecal core and asilago, then these are made from infected rays and cone. This is fungi. Fungi से इनको बनाया गया है। दूसरा है tuberculinum bovium। इसको काऊ के स्पूटम से बनाया गया है। थर्ड है सोराइनम जो डॉक्टर हैनेमन ने प्रूव की थी। इसको डिस्चार्जेस ऑफ वेसिकल्स वहां से बनाया गया है। और कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि ये जो जितने भी पैथोलॉजिकल डिस्चार्जेस हैं इनको रूल एंड रेगुलेशन होम्योपैथी की टिचुरेट किया गया, उसके बाद इनको पोटेंटाइज करके हम अपनी होम्योपैथी में यूज करते हैं। और कोई भी नो शॉट बिलो 6 हम यूज नहीं करते, क्योंकि आफ्टर 6 पोटेंसी देयर इज आफ्टर 6 पोटेंसी जो डिजीज प्रोडक्ट के होने के चांसेस हैं वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं। मैक्सिमम टाइम हम 30 या 30 से ऊपर की पोटेंसीज को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वी आल्सो यूज एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे कि एड्रेनलिनम, थायरोडिनम, पिट्यूटरी ग्लैंड, फॉलिकुलिनम। These all are different glandular remedies, but ये नो शॉट्स में हम नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये जितने भी मेडिसिन को तैयार किया गया ये हेल्दी टिश्यू से बनी है, इसलिए इनको सारकोड की में रखा गया है। फिर सवाल उठता है कि कौन सी दवाइयां हैं जो नो शॉट्स में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्ब्राग्रेसिया है, दैट इज मॉर्बिड सेक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ स्पर्म व्हील। एंथ्रासिनम है, लाइसन है, मेलेंड्रियम है, मेडोरिनम है, सोराइनम, पायरोजिनम, सीकल कोर, सेफ्लाइनम, वेरुलिनम and tuberculinum. These are the example of pure no shorts
जिनको डिजीज टिश्यू से बनाया गया है। उसके बाद जैसे जैसे बैक्टीरियोलॉजी हमारे सामने आई, बैक्टीरियोलॉजी की ब्रांच उसमें प्रोग्रेस हुई, तो कल्चर बेस्ड मेडिसिन को तैयार किया गया, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस और सिफ्लाइनोकोकस कोकिनम, ये 2 दवाइयां हैं, और भी बहुत सारी दवाइयां बनाई गई। ये कॉन्सेप्ट आ गई, बट प्रॉब्लम ये थी कि जिस तरह से नो सोर्स को वाइडली प्रूव्ड किया गया, उस तरह से ये जो बैक्टीरियोलॉजिकल बेस्ड नो सोर्स बनाए गए, इनकी प्रूविंग उस लेवल तक नहीं गई, और उस लेवल की प्रूविंग की वजह से जो नो सोर्स है उनका दायरा बहुत बड़ा हो गया, उनकी वे ऑफ प्रिस्क्राइबिंग बहुत डिफरेंट थी, और जितनी बैक्टीरियोलॉजिकल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी जैसे स्ट्रेप्टोकोकिनम होगी, स्टेफाइलोकोकिनम होगी, दीज आर यूज्ड इन आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस केसेस, बट देयर लिमिट इज शॉर्ट। उनकी जो प्रिस्क्राइबिंग की लिमिट है वो बहुत कम थी, छोटी है, मगर जितनी प्रूव रेमेडी है उनका दायरा बड़ा हो गया। कोच, डॉक्टर कोच एंड पोस्चर, ये जो डॉक्टर्स थे, इन्होंने बैक्टीरियोलॉजी के ऊपर वर्क किया, एंड दे हैव they think that some homeopath that visible disease manifestations such as skin eruptions and discharges, उनको ये फील होता था कि जितनी भी ये डिस्चार्जेस हैं, जितनी भी ये स्किन इरप्शंस हैं, इनके पीछे कुछ अनविजिबल और इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो डॉक्टर हैनेमन ने बहुत टाइम पहले ही इसके बारे में बता दिया था। उसके बाद बट सबसे बड़ी समस्या ये थी डॉक्टर हैनेमन की कि उन्होंने सबसे पहली रेमेडी नो सोड जो बनाई थी वो थी सोराइनम, बट उन्होंने कभी भी अपने प्रूवर्स को या अपने पेशेंट को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की, क्योंकि इसकी जो प्रूविंग थी बहुत बड़े लेवल पर नहीं हुई थी, और डॉक्टर हैनेमन ने ऐसी कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की जो पूर्ण तौर पर प्रूव नहीं थी। इसीलिए उन्होंने इस कंसेप्ट को अलग कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता, तो एक अमेरिकन डॉक्टर, बहुत फेमस डॉक्टर हेरिंग ने नो सोड को प्रमोट किया और बहुत सारे नो सोड्स की प्रूविंग की। Hering was responsible for adding many categories of remedies. First is auto no-sodes. And these no-sodes are made from disease substances taken directly from the patient body. क्योंकि एक पेशेंट बीमार है, उन्होंने क्या किया, उनसे इन्फ्यूजन लेके ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया, उससे जो प्लाज्मा अलग हुआ उससे उन्होंने मेडिसिन बनाई। दिस इज कॉल्ड ऑटोनोसोड, एंड दिस प्रैक्टिस made Hahnemann very protective to the law and principle of homeopathy. अब ऑटोनोसोड्स बन गए,
अब डॉक्टर हैनेमन का डर इसलिए बढ़ा क्योंकि उनको लगता था कि जो रूल एंड रेगुलेशन मैंने सेट किए हैं वो धीरे धीरे फ्यूचर जो होम्योपैथ है उसको चेंज कर देंगे। ऐसा ही हुआ। तो एक डॉक्टर थे विलियम लक्स, दैट डॉक्टर, वो एक होम्योपैथी वेटरियन थे एंड उन्होंने एक और कंसेप्ट को जन्म दिया। ही डेवलप ए ऑफशूट ऑफ होम्योपैथी, दिस इज कॉल्ड आइसोपैथी, treating the disease with potentized product of the same disease. This is isopathy, and declaring that it was based on the law of same cure the same. However, isopathic remedy have much narrow application, बहुत नैरो एप्लीकेशन थी, क्योंकि आप डायरेक्ट पेशेंट से प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसको पोटेंटाइज कर रहे हैं और उसी पेशेंट को दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता था कि इसकी जो दायरा था वो नैरो इसलिए था क्योंकि इसकी प्रूविंग नहीं हुई थी। आपने डायरेक्ट मेडिसिन बनाने के लिए पेशेंट से ब्लड लिया, सैंपल लिया, उसकी मेडिसिन बनाई, उसी पेशेंट को दी। अब प्रूविंग ना होने की वजह से ना तो उसके अंदर वाइड रेंज ऑफ मेंटल सिम्टम्स थे, ना ही इमोशनल कॉन्सेप्ट थी और ना ही उसके फिजिकल जर्नल थे जिसके बेस पर हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सके। तो ये चीजें जो हमारी होम्योपैथी का बेस है वो उस जगह पर ना होने की वजह से इसकी जो रेंज है वो बहुत लिमिटेड रह गई, लिमिटेड रेंज रह गई। उसके बाद सवाल ये उठता है कि जो 900 आइसोपैथी है या होम्योपैथी है। फिर ये सवाल उठा कि हम 900 को आइसोपैथी कहें या होम्योपैथी कहें। फिर डॉक्टर हैनेमन के बाद कि सम होम्योपैथ हैव लॉन्ग कंसीडर्ड नो सोर्स आर आइसोपैथिक, बहुत लंबे टाइम तक इसको आइसोपैथिक कहा गया, बिकॉज दे कैन बी गिवन इन माइन्यूट डोज फॉर क्योर द सेम डिजीज। कि ट्यूबरकुलोसिस किसी को हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस, अगर उसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ तो उसको ट्यूबरकुलिनम दी जाए। बट अगर आप डॉक्टर बोरिक का जो मटीरिया मेडिका है उसको पढ़ेंगे तो डॉक्टर बोरिक ने एक बहुत लंबी कंसेप्ट दी है ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए। दिस इज नॉट ए सिंपल प्रोसेस टू give directly to the tuberculinum. No, if you give tuberculinum directly, आप उस केस को खत्म कर देंगे। So he gave a direction how to treat the tuberculosis, boric materia medica. तो अब ये दो स्कूल हो गए, होम्योपैथी और आइसोपैथी। होम्योपैथी की कंसेप्ट ये थी कि एवरी सिंगल थिंग विच इज प्रूव्ड ऑन मल्टी पीपल, उनके माइंड के, उनके इमोशंस के, उनके फिजिकल जर्नल के सिम्टम जब तक हमारे पास नहीं आते, वी कैन नॉट यूज एनी प्रोडक्ट। हम कोई भी प्रोडक्ट उस टाइम यूज नहीं कर सकते अगर वो प्रूव्ड नहीं है। आइसोपैथी क्या थी? आइसोपैथी में उन्होंने डायरेक्ट पेशेंट से डिजीज प्रोडक्ट लिया, उसको टिचुरेट किया, उसको पोटेंटाइज किया और मेडिसिन दे दी उसी पेशेंट को। तो दायरा जो था आइसोपैथी का लिमिटेड रह गया। प्रूविंग की वजह से जो दायरा होम्योपैथिक था वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडीशन तक सीमित नहीं रहा। आज हम ट्यूबरकुलिनम को सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस के बेस पर इस्तेमाल नहीं करते, उसका दायरा बहुत बड़ा है और ये भी जरूरी नहीं है कि उस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस होना चाहिए ट्यूबरकुलिनम देने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसके इमोशंस,
उसकी मेंटल कॉन्सेप्ट, उसकी मेंटल स्टेट, उसके फिजिकल जर्नल, उसके पर्टिकुलर एवरीथिंग मौजूद है। और हमारी जिस तरह से हमारे पास सिम्टोमेटोलॉजी आएगी, उसी को बेस रखकर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इट डजंट मैटर कि उसको ट्यूबरकुलोसिस था या नहीं था। नेक्स्ट था कि lack of knowledge or understanding of no source have been strongly neglected and even banned. क्यों? क्योंकि अगर आज भी हम बात करें तो नो सोर्स के ऊपर बहुत कम लोगों ने डिस्कशन किया है। बहुत कम लोग हैं जो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। तो जब बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता तो उसके बाद इनको यूज करना तो बहुत डिफरेंट स्टोरी रहेगी। डॉक्टर रिचर्ड हॉज थे, अगर आप सभी उनको जानते होंगे। ही इज द फर्स्ट होम्योपैथ इन इंग्लैंड और उन्होंने बहुत कुछ लिखा है होम्योपैथी के बारे में। ऐसा भी लिखा था जो एलोपैथी के अगेंस्ट था, मगर उन्होंने लिखा। बट ही कैनॉट से अ सिंगल वर्ड अबाउट नो सोर्स। उन्होंने नो सोर्स के बारे में बहुत नहीं बोला। उसके बाद जो न्यू जनरेशन आई, जिसमें डॉक्टर मार्गरेट टेलर, डॉक्टर डोनाल्ड फॉस्टर, ये वो लोग थे जिन्होंने होम्योपैथी में नो सोर्स को प्रमोट किया, स्पेशली इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें नो सोर्स को प्रमोट करने वाले ये बंदे थे। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट so few homeopaths have been taught properly. सबसे हमारी दुर्भाग्य की बात है कि नो सोर्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ाया नहीं गया। और उसके बाद सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी कि उनको यूज कैसे करना है। इफ एनी होम्योपैथ don't have a basic knowledge of miasmatic prescription, he can never be prescribe a no source in proper way. अगर आपको किसी भी पेशेंट की मियाज्मेटिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, किस मियाज्म से आया है, उसके पीछे उसका बेसिक टेंट क्या है, उसके पीछे उसका बेसिक कारण क्या है, क्यों उस लेवल तक वो पहुंच गया, तब तक होम्योपैथी में नो सोर्स की प्रिस्क्रिप्शन मुश्किल है, क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन बहुत बहुत कम है। जैसे जैसे टाइम बीता, इसके अगेंस्ट भी लोग खड़े हुए, नेगेटिव एटीट्यूड भी आया। और ये नेगेटिव एटीट्यूड हैनेमन के टाइम से शुरू हुआ, मगर धीरे धीरे जो ब्रिलियंट प्रैक्टिशनर थे, जैसे कि डॉक्टर एलन, डॉक्टर हेरिंग, डॉक्टर स्वान, डॉक्टर फॉस्टर, डॉक्टर टेलर, डॉक्टर बर्नेट, अगर आप डॉक्टर बर्नेट की बुक्स पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस के बारे में बताया जहां पर उन्होंने नो सोर्स का इस्तेमाल किया। और पूरी तरह से जो मेंटली डिस्टर्ब थे बच्चे, एक मैं आपको बुक दिखाता हूं। दिस इज a book. This is called Delicate, Backward, Puny and Shunted Children. और इसमें केसेस हैं, टोटल केसेस, जितने भी केसेस डॉक्टर बर्नेट ने देखे, उनको टाइम टू टाइम डेट वाइज उसमें लिखा गया है। और कैसे उन्होंने इस तरह के पेशेंट्स को ठीक किया, किस तरह से नो सोर्स का इस्तेमाल किया। वेल रिटन, वेरी गुड बुक। उसके बाद आए डॉक्टर H.C. डंकन फ्रॉम न्यूयॉर्क। उन्होंने एक और पर्टिकुलर टाइप ऑफ नो सोर्स को बनाया, जिस इज कॉल्ड ऑटोजीनस रेमेडीज। These are autogenous remedies and he prepared remedy from a patient focal infection.
कि जहां पर इन्फेक्शन है उस फोकल इन्फेक्शन से जो डिजीज प्रोडक्ट था उसको लिया और पोटेंटाइज करके मेडिसिन दे दी। ही गिव द एग्जांपल, उन्होंने कहा था कि अगर इसी तरह की सेम कंडीशन मुझे किसी और पेशेंट में मिलेगी, आई प्रिस्क्राइब द सेम रेमेडी। अब इसका दायरा था वो दूसरी मेडिसिन आइसोपैथी से थोड़ा सा बड़ा था, क्योंकि हम एक ही मेडिसिन सिमिलर पेशेंट को दे रहे हैं, बट इसमें लैकिंग ये थी कि ये प्रूव्ड नहीं, देयर इज नो मेंटल इमोशनल फिजिकल चैनल। For example, a patient having a vaginal discharges, उसने उस वेजिनल डिस्चार्ज को लिया, ट्रिचुरेट किया, पोटेंटाइज किया, दे दिया। अगर सेम कंडीशन उसको दूसरे पेशेंट में भी मिली, सेम कंडीशन, तो उन्होंने सेम मेडिसिन को उसको प्रिस्क्राइब किया रिजल्ट लेने के लिए। उसके बाद डॉक्टर नैश के बारे में आप बहुत अच्छी बुक है उनकी भी। The no-shots are earned a bad reputation partially because some homeopaths use them isopathically। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारी होम्योपैथी में नो शॉट की रेपुटेशन इसलिए भी कम हुई क्योंकि होम्योपैथ डायरेक्टली उसको आइसोपैथिकली इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody has a coryza, बहुत जल्दी कोराइजा हो गया तो इन्फ्लुएंजिनम दे दो। ट्यूबरकुलोसिस के केसेस आए, ट्यूबरकुलिनम दे दो। सिफिलिस के केसेस आए, सिफिलाइनम दे दो। बट डॉक्टर नैश ने ये कहा कि आई हैव क्योर्ड इरप्शंस रिजेंबलिंग इच, कि मैंने इस तरह के केसेस को ठीक किया जो इचिंग के रिजेंबलिंग थे विद सोराइनम। रूमेटॉइड की ट्रबल को ठीक किया मेडोरिनम से। लॉन्ग स्टैंडिंग केस ऑफ कैरीज ऑफ स्पाइन मैंने ठीक किया सिफलाइनम से। एंड और इनमें जब मैंने इनकी हिस्ट्री देखी तो किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री में ना तो इच थी, ना तो गोनोरिया था और ना ही सिफलाइनम था। बट अब सवाल ये उठता है कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है नो शॉट को इस्तेमाल करने की? दिस इज फैक्ट और क्लियर कि कोई भी नो शॉट एक्यूट कंडीशन में नहीं इस्तेमाल होता और ना ही वो यूज होता है और ना ही वो वर्क करता है। एक्यूट कंडीशन में नो शॉट की कोई इंडिकेशन नहीं आपको मिलती, क्योंकि एक्यूट कंडीशन बहुत एक्टिव होती है और उसके अंदर जितने भी के सिम्टम्स पैदा होते हैं वो रिसेंटली पैदा हुए हैं और उनकी इंडिकेशन बहुत सारी पॉलीकस रेमेडीज को कवर कर लेती है। बट हमारे पास दो इंडिकेशन ऐसी हैं जहां पर एक्यूट कंडीशन में हम नो शॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, प्रोफाइलैक्सिस इन एन एपिडेमिक। प्रोफाइलैक्सिस, अब कोविड आया था, कोविड में हमारी जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ये रही कि हमने कोविड की जो एक्चुअल पिक्चर है वो बनाई नहीं। आई एम वर्किंग ऑफ दिस कंसेप्ट की उसकी एक ब्रॉड पिक्चर तैयार की जाए, ब्रॉडली, क्योंकि एवरी पेशेंट हैज ए डिफरेंट सिम्टम्स, अलग अलग सिम्टम आए। तो प्रोफाइलैक्सिस एज एन एपिडेमिक, और इसमें जनरली स्पीकिंग ए सिंगल डोज ऑफ 30 वीकली और 200 पोटेंसी ऑफ मंथली अगर इस्तेमाल की जाए, दे आर प्रोटेक्टिव। और डॉक्टर बर्नट उन्होंने लिखा कि ड्यूरिंग फ्लू एपिडेमिक
30 potency of influenzinum after 14 days or with bacillinum after a month is very, very giving a good result. दूसरी जो कंसेप्ट है जहां पर हम एक्यूटली नो सोड का इस्तेमाल कर सकते हैं वो है लिंगरिंग इफेक्ट्स ऑफ डिजीज. इफ द केस ऑफ एन एक्यूट डिजीज इज स्लो इन कन्वल्सन्स, डॉक्टर साहब इतना टाइम हो गया, मुझे सिर्फ जुकाम हुआ था, 15-20 दिन हो गए डॉक्टर साहब, ठीक ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? जो कंडीशन कुछ पर्टिकुलर टाइम में ठीक हो जानी चाहिए, 20 दिन महीना लग गया डॉक्टर साहब, जुकाम ही नहीं ठीक हो रहा. दूसरी कंडीशन है डॉक्टर साहब मुझे फीवर हुआ, जुकाम हुआ, 10 दिन ठीक रहा, फिर बीमार हो गया मैं, आज मुझे फिर जुकाम हो गया. डॉक्टर साहब 10 दिन नहीं निकलते, फिर आ जाता है. फर्स्ट कंडीशन जब कंडीशन स्लो हो गई, दूसरी जब कंडीशन बार बार आ रही, मेडिसिन दी, ठीक हो गया, फिर आ गई, 10 दिन बाद फिर दी मेडिसिन, फिर आ गई. इट मींस कि देयर इज सम ब्लॉक जो पेशेंट को ठीक नहीं होने दे रहा. यहां पर हम नो सोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. बट अगर आपके पास वेल सेलेक्टेड रेमेडी है, पॉलिकस रेमेडी है, जैसे कि सल्फर है, लाइकोपोडियम है, और वो इंडिकेटेड है, यूज देम फर्स्ट, बिकॉज जो नो सोर्स हैं वो बहुत डीप हैं, और ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपके पास कोई हल नहीं, कोई भी हल नहीं है. इट मींस कि नो सोर्स को इस्तेमाल करने से पहले अगर आपके पास वेल सेलेक्टेड इंडिकेशन है, ट्राई देम फर्स्ट. इट मे बी ए वेजिटेबल किंगडम, इट मे बी ए मिनरल, इट मे बी एनीथिंग एल्स, बट डोंट यूज नो सोर्स. अगर आपके पास डायरेक्ट इंडिकेशन है तब आप उनका इस्तेमाल करिए, नो सोर्स का नहीं. और हाँ, अगर आपके पास कोई भी और चारा नहीं है, आपके पास इंडिकेशन ही नहीं मिल रही, आपके पास मल्टीपल सिम्टम आ रहे हैं, आप किसी भी एक रेमेडी तक नहीं पहुंच पा रहे, देन दिस इज द इंडिकेशन कि आपको वहां पर नो सोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा. ये दो कंसेप्ट हैं जो एक्यूट कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं. और दूसरी कंडीशन है क्रॉनिक केस. क्रॉनिक केसेस में हम मोस्टली नो सोर्स को इस्तेमाल करते हैं और इसके मल्टीपल यूजेस हैं, मल्टीपली हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. और फर्स्ट कंसेप्ट है एज ए क्रॉनिक रेमेडी, एज ए क्रॉनिक रेमेडी. और पेशेंट 10-20 साल से सफर कर रहा है और 10-20 साल में उसने शायद ही ऐसा कुछ छोड़ा हो जो उसने अपने आप को ठीक करने के लिए इस्तेमाल ना किया. इट मे बी अ पेन किलर, इट मे बी antibiotics, it may be a steroids, it may be a injections, it may be a liquid, cough syrups, opiate product, lots of things उसने इस्तेमाल की होगी. और ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर कंडीशन को पैलिएट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं. इट मे बी नो सोर्स antibiotics. So Dr. Kent, Dr. Allen, Dr. Herring, Dr. Schwann,
ये ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने स्ट्रेस दिया इस फैक्ट पर कि नो सोट को सिम्टम्स के बेस पर ही इस्तेमाल किया जाए, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज। सिम्टम्स हैं तो मेडिसिन नो सोट प्रिस्क्राइब करेंगे, अगर सिम्टम नहीं है तो डोंट यूज नो सोट। No sorts are no exceptions to the rules of remedies. जो रूल एंड रेगुलेशन हमारी पर्टिकुलर रेमेडीज के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं, सिम्टम्स लेते हैं, मेंटल स्टेट लेते हैं, एक पर्टिकुलर सिम्टोमेटोलॉजी हमारे सामने आती है, उसी कंसेप्ट से हमें नो सोर्स को भी इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिससे एस्थमेटिक अटैक, क्योंकि यहाँ पर आपको सी शोर या समंदर के किनारे बहुत इजीली मिल जाते हैं, ठंड बहुत है यहाँ पर, -10, 20, 30, 40 तक टेम्परेचर गिर जाता है। पेशेंट है बच्चा, एस्थमेटिक अटैक है, सी शोर से उसको प्रॉब्लम हो इजीली अच्छा लगता है, और ऑलवेज बेटर एट नाइट, रात को अच्छा महसूस करता है, बट जैसे ही लेटता है उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नी चेस्ट पोजीशन में लेटना पसंद करता है, पैरों को कप चद्दर से बाहर रखता है क्योंकि उसको फील होता है हॉटनेस, अंधेरे से डरता है, और उसको ये हमेशा ही फील होता है कि मेरे पीछे कोई है, उसको हमेशा ही ये फील होता है कि मेरे पीछे क्या है, कोई है, और दिस इज द इंडिकेशन ऑफ मेडोरेनम। In this case we can start with medorinum because जो symptoms हमारे पास मिल रहे हैं ये easily indicate कर रही है मेडोरिनम की तरफ। और ये भी ट्रू है, the same is true if no sort correspond to overall makeup of the patient। और हमें ये चीज को हमारे दिमाग में बिठाना ही होगा कि अगर ओवरऑल मेकअप मेडिसिन में फिट नहीं होता, इट मींस कि हम पार्शली इंडिकेटेड मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, और अगर आपकी पार्शली सिलेक्टेड मेडिसिन होगी तो इट मे बी वो पेशेंट को पैलिएट करे। क्योरिंग इज डिफरेंट थिंग, इट मे बी पैलिएट द पेशेंट। व्हेन टू पेरेंट्स, अब हमें ये समझना होगा कि जो मियाज़मेटिक कंसेप्ट है उसके बारे में डिटेल में जानना क्यों जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, दो पेरेंट्स हैं, दे हैव एक्टिव मियाज़म, अगर एक फीमेल प्रेगनेंसी की तरफ जाती है तो उसका जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ, वो दो मियाज़म जो जिससे वो पैदा हुआ है उसके अंदर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑलरेडी सेटअप हो जाएगा। अगर हम मेडोरिनम की बात करें तो मेडोरिनम लव पार्टीज, सेक्स, ड्रग्स, रॉक एंड रोल, स्टेइंग आउट लेट एट नाइट, अगर हम वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो यहां पर ये चीजें आम हैं। Those people came to life in night, although they all took look behind, because रात होती तो उनकी ये concept बन जाती है कि कोई पीछा कर रहा है, कोई पीछे है, and the delusion is somebody is behind him, and this is a paranoid state of psychosis. This is a paranoid state. If somebody is behind, एक पर्सन जो रात को पूरी रात क्लब्स में रहता है या पार्टीज करता है या दोस्तों के साथ जाता है, फीमेल, स्पेशली फीमेल में इस तरह की जो मेंटेलिटी है वो पैदा हो जाती है। तो अगर इस तरह की सोच पेरेंट्स में बनी हुई है तो उनके बच्चों में भी ये जो क्रोमोसोमल चेंजेस हैं, जो उनके अंदर
अनबोर्न चिल्ड्रन में की जो डेवलपमेंट है उसमें ये सेम चीज आपको मिलेगी. It is represent a subconscious fear that something is going on behind their back and that someone is about to get them. ऐसा लगता है कि कोई पीछे से आकर पकड़ लेगा, कोई पीछे से आकर उसको मार देगा. इस तरह की सोच, इस तरह का जो मेंटल मेकअप है वो बन जाता है. और ऐसे लोग जो बाहर जाते हैं, जो घूम फिरने के शौकीन हैं, जो लेट नाइट को आते हैं, दे आर लायर. घर पर झूठ बोलते हैं भी मैं यहां था, मैं यहां था. दे आर लायर और दे आर थ्रिल सीकर्स. थ्रिल सीकर्स क्या होते हैं? ऐसे पर्सन जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं. जैसे कि डॉक्टर साहब, मेरा दिल करता है कि मैं जो गाड़ी है वो बहुत तेज भगाऊं, इतनी तेज हो 120, 100, 150 की स्पीड से, और मेरे आगे कोई ना निकले. इस तरह की मेंटेलिटी ऐसे लोगों में डेवलप हो जाती है. और ये मेंटेलिटी जो है हमें एक पर्टिकुलर पिक्चर देती है, और ये पिक्चर टोटलिटी ऑफ जो इसकी बनेगी वो हम एक पर्टिकुलर रेमेडीज की तरफ हमारा ध्यान जाएगा. और ये जो कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस किया, दिस इज मेडोरिनम पर्सनैलिटी. मेडोरिनम इस तरह से करता है. अब फर्स्ट कंसेप्ट रह गई कि नो सोर्स एज ए क्रॉनिक रेमेडी. दूसरी जो कंसेप्ट है वो है नो सोर्स एज ए इंटरकरंट रेमेडी. आपके पास केस है, आपने उसको मेडिसिन दी. when well chosen remedy does not hold, आपने मेडिसिन दी वो होल्ड नहीं कर रही उसको, बिकॉज जो वाइटल वीकनेस है या जो प्रॉब्लम है वो बहुत डीप सीटेड है, और आपकी जो मेडिसिन है वो उस लेवल पर नहीं जा रही. और तीसरी थिंग है कि आपकी मेडिसिन, आपने मेडिसिन दी. फर्स्ट कंसेप्ट इज कि आपकी जो मेडिसिन थी उसने उस पर्टिकुलर डिजीज को होल्ड नहीं किया. दूसरा था कि जो बीमारी है, जो डिजीज है वो बहुत डीप सीटेड है और आपकी जो दवाई है वो उस लेवल पर नहीं जा रही. और तीसरी कंडीशन ये है कि आपकी मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर रही थी, मगर एक टाइम के बाद उसने आपका अपना काम करना छोड़ दिया. डॉक्टर साहब, मैं बहुत फील अच्छा कर रहा था, मगर फिर कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम फिर आ रही है. इट मींस कि आपको यहां पर कुछ और करना होगा. उसके पीछे कोई ना कोई म्याज़मेटिक ब्लॉक रहेगा. इसलिए हमें म्याज़म की इंफॉर्मेशन चाहिए. तो इस म्याज़मेटिक ब्लॉक को तोड़ने के लिए हमें नो सोर्स एज ए इंटरकरंट रेमेडी इस्तेमाल करते हैं. बट सबसे पहले हमें ये देखना है, डॉक्टर हैनेमन जो लिखते हैं, डॉक्टर हैनेमन कहते हैं कि अगर आपने मेडिसिन दी, वो अच्छा काम कर रही थी, मगर धीरे धीरे आकर उसने अपना काम छोड़ दिया, तो डोंट ट्राई टू चेंज द रेमेडी, फर्स्ट ट्राई टू चेंज द पोटेंसी. आपको यहां पर मेडिसिन को चेंज नहीं करना है जब तक कि आप पोटेंसीज को इस्तेमाल ना कर सके. हाँ, अगर आपकी पोटेंसी वर्क नहीं कर रही, इट मींस दिस इज द टाइम टू चेंज द रेमेडी. फॉर एग्जाम्पल, आपके पेशेंट को आपने थूजा दिया, बहुत अच्छा काम कर रही थी,
बहुत अच्छा काम किया, कुछ महीनों तक अच्छा चलता रहा सारा कुछ, मगर धीरे 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 आके उसने अपना काम छोड़ दिया, आपने पोटेंसी चेंज की, नो वर्क। इट मींस कि यहां पर अब वो टाइम आ गया है कि आपको उसकी नो सोड को इस्तेमाल करना होगा, जो पूर्ण तौर पर मेडोरिनम थूजा जैसी हो। इट मींस कि आपको वहां पर अब मेडोरिनम एज ए एंटी मियाज्मेटिक रेमेडी देनी है, और यहां पर आपको कोई भी मल्टीपल डोज नहीं देनी, आपको सिर्फ सिंगल डोज देनी है। जस्ट वेट एंड वॉच, अलाउ ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक आपको वहां पर वेट करना है, ताकि वो जो मियाज्मेटिक ब्लॉक है वो पूरी तरह से निकल जाए। और उसके बाद अगर टाइम बीतने के बाद आपको सेम रेमेडी जब आप दोबारा इस्तेमाल करेंगे, तो वो रेमेडी फिर से अपना काम करना शुरू कर देगी, अनटिल सिम्टम्स जो दोबारा आएंगे वो किसी अदर पर्टिकुलर रेमेडीज की तरफ इशारा ना करें। अगर किसी और रेमेडी की तरफ इशारा नहीं है, आपको सेम मेडिसिन थूजा पर ही रहना है। और अगर वो चेंज होती है तो मोस्ट प्रोबेबली नेट्रम सल्फ इज द रेमेडी। इस तरह से। बट अब इन चीजों का पता कैसे चलेगा? इन चीजों का पता चलेगा जब हम प्रूविंग्स को पढ़ेंगे, क्योंकि प्रूविंग की वैल्यू इस लेवल तक है कि आपको एक सिंगल सिम्टम पूरी की पूरी पिक्चर को एक्सप्लेन कर देगा। बट वी हैव टू स्टडी रेगुलर बेसिस। अब थूजा हो गया। अगर दूसरी तरफ हम बात करें कि इफ अ पेशेंट हैज हाफ वे थ्रू द बॉटल ऑफ थूजा, जैसे कि हम एलएम पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं, she should simply continue the same bottle at the same dose level। दोबारा उसी पोटेंसी से हम शुरू करेंगे। और इफ द फास्फोरस वर्क इन ए ट्यूबरकुलर मियाज्म केस, देन स्टॉप वर्किंग, गिव ट्यूबरकुलिन। अब नो सोर्स के पीछे डायरेक्टली मियाज्मेटिक कांसेप्ट है। अगर आपको मियाज्म क्लियर है तो आपको उस बंदे की एंटी मियाज्मेटिक रेमेडी भी बिल्कुल क्लियर हो। दिस इज ऑल बेस्ड ऑन मियाज्मेटिक कांसेप्ट। और अगर एडवांस केसेस हैं, इफ द केस इज एडवांस बाय नो सोर्स, इट इज बेस्ट टू स्टे विद इट एंड do do nothing further as long as the action of the no sort continue। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें नो सोर्ट की जो पावर है उसके बारे में कम इंफॉर्मेशन होने की वजह से हम बहुत अर्ली मेडिसिन को चेंज कर देते हैं। Because no sorts are such a deep acting remedies, deep working, long acting remedies। No sorts का कि एक this is like a ब्रह्मास्त्र, और ये तब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जैसे कि स्टीरॉइड्स एलोपैथी में ब्रह्मास्त्र हैं, जब कुछ काम नहीं करता तो स्टीरॉइड्स देते हैं, और जब स्टीरॉइड इस्तेमाल हो जाती है कोई और रेमेडी, कोई और दवाई काम नहीं करती वहां। बट यहां होम्योपैथी में जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जो नो सोर्स है उसकी एक वेल इंडिकेशन है, और दूसरा ये है कि वो बहुत 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 डीप सीटेड
बहुत डीप वर्किंग है, बहुत लॉन्ग एक्टिंग रेमेडीज। इसलिए जब हम किसी भी क्रॉनिक केस में नो सोर्स इस्तेमाल करते हैं तो हमें वेट एंड वॉच रखना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को नो सोर्स दे दिया, नो सोर्स देने के बाद आपको लगता है कि इतने टाइम बाद कुछ चेंजेस नहीं आए, फिर हम सोचेंगे कि नहीं यार, हमें अब मेडिसिन बदलनी होगी। फर्स्ट रेमेडी को हमेशा याद रखिए, जो पहली रेमेडी दी थी आपने उस पर्टिकुलर पेशेंट की पूरी जितनी भी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर आपने मेडिसिन दी थी, वो मेडिसिन ने वर्क नहीं किया, आपने उसके बाद नो सोर्स दी, उसके बाद भी आपको ऐसा लगा कि कोई चेंजेस नहीं आया, आपको फिर वापस उसी रेमेडी पर वापस जाना है। जब वो मेडिसिन दोबारा प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो मेडिसिन काम करेगी, क्योंकि जो नो सोर्स है वो अगर उसके अंदर कोई बदलाव नहीं ला रही तो वो उसका मियाज़मेटिक ब्लॉक जरूर क्लियर कर देगी, ताकि आपको आपका जो बेस है किसी भी रेमेडी को प्रिस्क्राइब करने का, वो क्लियर हो जाए। So I have seen a single dose of no source continue to work for 2 months. And you may also need to repeat the no source in 1M to make sure the trend is completely clear. जो block है वो completely clear हो जाए. If there is a great improvement under the action of no source, I would refer to repeat the no source before returning to the remedy. आपने किसी भी केस में नो सोर्स दी, वेट किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत वर्किंग किया, ट्राई टू रिपीट वन मोर डोज बिफोर रिपीटिंग द सेम रेमेडी। फॉर एग्जाम्पल, इफ मेडोरेनम is given when Thuza has stopped working, patient make a great progress, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया उसने, तो मेडोरिनम की एक और डोज दे दीजिए उसे एंड वेट करिए। एंड आई वुड रेफर टू रिपीट द डोज इन 200 पोटेंसी, क्योंकि डॉक्टर हैनमन ने क्रॉनिक डिजीज में लिखा था कि अगर आप किसी भी क्रॉनिक डिजीज को कवर कर रहे हैं तो अगर आपने किसी को 1M दिया है तो नीचे आ जाइए 200, या उन्होंने कहा था कि अगर आपने 30 पोटेंसी किसी को दी गई है तो आप ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाइए 24, 18, 12, 6। इस तरह से जो डिसेंडिंग पोटेंसी है उसका इस्तेमाल कीजिए अगर आप उस केस को अच्छे तरीके से ठीक करना चाहते हैं। So I would refer to 200 or 1M before Thuza. तो Thuza को दोबारा से यूज करने से पहले आपको सेम नो सोर्स को इस्तेमाल रिपीट करना है ताकि उसका जो मियाज़मेटिक ब्लॉक है वो पूर्ण तौर से ओपन हो जाए। Sorry to interrupt you, Dr. Devendra ji. Sorry to interrupt you. Our time is get up now. So we Okay. have only 2-3 minutes to close down the session. Yeah. So हमारे पास अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैंने आपको सिर्फ उसकी कंसेप्ट बताई है कि नो सोर्स क्या है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि अगर हमें टाइम दोबारा मिलेगा तो हमें इसको आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी इंडिकेशन है और सबसे पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज है कि कब हमें नो सोर्स इस्तेमाल नहीं करना है, कौन कौन सी चीजों हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए बिफोर नो सोर्स प्रिस्क्राइबिंग नो सोर्स। तो होप सो दिस इज ए हेल्दी डिस्कशन और कोशिश रहेगी कि अगर आपके कोई सवाल हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसको एक्सप्लेन करने की। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही अच्छा आपका डिस्कशन रहा
और आप जरूर इस पर दोबारा जरूर आप हम लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और आप इस टॉपिक को और भी आगे हम लोग देख रहा था, आपको देख रहा था, मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर देवेंद्र जी को जब आज हम लोगों ने यहाँ देखा तो मुझे लगा कि नए साल पर 2024 में हम लोगों को एक नया इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी को एक नया मिल गया है। Because it was a wonderful presentations and हम लोग आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे देवेंद्र जी, आप चूंकि आप बोल रहे थे कि जनवरी में आपके पास में समय नहीं है, तो जनवरी आप फरवरी में या किसी समय में बार बार आइए और जब भी आपको फ्री हो तो हमें बता दीजिए, हम लोग निश्चित रूप से आपको स्वागत करेंगे और इस टॉपिक को एक बार और कॉन्सेप्ट को कैरी ऑन कीजिए। हमारे इंग्लिश सेशन में भी आइए, अंग्रेजी सेशन में आकर के हम लोगों का मार्गदर्शन कीजिए। आप बहुत ही इतने कम उम्र में आपने इतना हनीमैन के करीब, हनीमैन के दिल को आपने छुआ है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपने हनीमैन के दिल को छुआ है और इतने अच्छे उसको अडॉप्ट किया है, इतना अच्छा तो मैंने कहता हूँ। लेकिन नोट्स को और माइल को साथ साथ मुझे लगता है इस वीडियो को बार बार सुनना पड़ेगा। यह वीडियो आपको जरूर सुने और इसको कॉन्सेप्ट को मनन करने का कोशिश कीजिए, चिंतन करने का कोशिश कीजिए, जिससे कि आप इनकी बातों को समझ सके। मैं डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इनके प्रति ध्यान आकर्षित किया और इसके साथ ही हमारा सेशन समाप्त हो गया है। हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं एंड हमारे पास में कोई समय नहीं है। मैं देवेंद्र जी, मैं दिल से आपको आशीर्वाद देता हूं, आपको इस तरह से हमारे फोरम को आते रहिए और इस सेशन को आप भी, आपके बहुत सारे लेक्चर्स मैं फेसबुक पर भी सुना है, तो सभी जगह पर आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है हम लोगों को इतना अच्छा लगा है, इसलिए हम लोग आकर्षित हैं। आपसे बहुत ही धन्यवाद आपको ज्ञापन करते हैं। थैंक यू सो मच सर। हमारा समय समाप्त होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। And Deepmala ji, now you have to close down the session and then hand over to Dr. Manoj. Thank you very much, sir. Deepmala ji. Sir.